एथेनॉल पर मौजूद प्रोटॉन की pKa वैल्यू तकरीबन 16 होती है, जबकि एसिटिक एसिड पर मौजूद इस प्रोटॉन की वैल्यू तकरीबन 5 है। याद रहे कि pKa की जितनी कम वैल्यू होगी प्रोटॉन इतना ही एसिडिक होगा। तो कम pKa वैल्यू की वजह से एसिटिक एसिड एथेनॉल से ज्यादा एसिडिक है। हम कॉन्जुगेट बेस को देखकर इसकी वजह बता सकते हैं। अगर एथेनॉल ये प्रोटॉन डोनेट कर दे तो मैजेंडा रंग में मौजूद ये इलेक्ट्रॉन्स जो इस बॉन्ड में हैं वो ऑक्सीजन के पास रह जाएंगे। अब हम कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स के 3 लोन पेयर होंगे और इन लोन पेयर में से एक ये मैजेंडा रंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को -1 फॉर्मल चार्ज देते हैं। अब हम एसिटिक एसिड के लिए कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। अगर एसिटिक एसिड इस प्रोटॉन को डोनेट कर दे तो मैजेंडा रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास रह जाएंगे। कॉन्जुगेट बेस में एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में होगा और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स होंगे। और दाएं जानिब हमारे पास एक और ऑक्सीजन होगा जिसके साथ 3 लोन पेयर्स होंगे, जिनमें से एक लोन पेयर मैजेंडा रंग वाले इलेक्ट्रॉन्स का है, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर -1 फॉर्मल चार्ज है। अब हम अपनी दोनों कॉन्जुगेट बेसिस का मुआवजा करते हैं। इन दोनों के पास ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करने वाला आंसर कोई और है और वो आंसर रेजोनेंस है। तो दाएं जानिब मौजूद कॉन्जुगेट बेस के लिए हम ये मैजेंडा रंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को लाकर इधर मूव कर देंगे और ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को हटा देंगे। तो अब जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हासिल हुआ है उसको बनाते हैं। अब हमारे पास इस ऊपर वाली ऑक्सीजन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स हैं और इस वजह से इस ऑक्सीजन पर -1 फॉर्मल चार्ज है। इस ऑक्सीजन के पास अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स रह गए हैं और मैजेंडा रंग वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें मैंने नीले रंग से दिखाया है वो ऊपर वाली ऑक्सीजन पर चले गए हैं और इसके नतीजे में इस ऑक्सीजन पर -1 फॉर्मल चार्ज आ गया। इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से लोकलाइज नहीं हुआ, ये फैला हुआ है और डीलोकलाइज्ड है। इस ऑक्सीजन पर कुछ नेगेटिव चार्ज भी है। याद रहे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल दुरुस्त नहीं होते। हकीकत में ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होते हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पर डीलोकलाइज हुआ है और जब हम नेगेटिव चार्ज को फैलाते हैं तो इससे एनाइन स्टेबलाइज होता है। हमारी कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हुई है, जिसका मतलब ये है कि एसिटिक एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा और इसकी वजह से ही इसकी pKa वैल्यू कम है। अगर हम इसका मुकाबला एथेनॉल की कॉन्जुगेट बेस जिसे एथॉक्साइड एनाइन कहते हैं इससे करें तो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि हम नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं कर सकते। नेगेटिव चार्ज इस एक ऑक्सीजन पर अटक गया है, जिसका मतलब ये है कि कॉन्जुगेट बेस इतनी स्टेबल नहीं है, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि एथेनॉल प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा और इस वजह से इसकी pKa वैल्यू ज्यादा है। जब हम ये जानना चाह रहे हो कि कौन सा प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है तो हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे और रेजोनेंस को देखेंगे। यहाँ हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमारा मकसद ये जानना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है, ये वाला या ये वाला। फर्ज करें कि एक बेस इस ऊपर वाले प्रोटॉन को ले लेती है, इसके नतीजे में इस बॉन्ड में मैजेंडा रंग वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर रह जाएंगे, जिसे मैंने मैजेंडा रंग के दायरे में दिखाया है। अब हम इस कॉन्जुगेट बेस को बनाते हैं। हमारे पास ये रिंग है और ये कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर हैं और मैजेंडा रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास ही रह गए हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन पर -1 फॉर्मल चार्ज आ गया। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि इस मैजेंडा रंग वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी बॉन्ड हुआ है, लेकिन हम इसे यहाँ कॉन्जुगेट बेस में बनाएंगे नहीं ताकि चीजें देखने में थोड़ी आसान ही लगें। अब फर्ज करें कि एक बेस इस प्रोटॉन को ले लेती है, इसका मतलब हुआ कि गहरे नीले रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर ही रह जाएंगे। ये कार्बन जो गहरे नीले रंग में है और जिसे मैंने अभी इस दायरे में बनाया है। अब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं।
अब मैं यहाँ अपना रिंग बनाऊंगी और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स के दो लोन पेयर्स होंगे। गहरे नीले रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इस गहरे नीले रंग में मौजूद कार्बन पर आ जाएंगे, जिसके नतीजे में इस कार्बन पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। याद रहे कि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी बॉन्डेड है, लेकिन हम इसे कॉन्जुगेट बेस पर नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे हमारा स्ट्रक्चर देखने में साफ और आसान नहीं लगेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर देखने में थोड़ा साफ और आसान लगे। इन दो कॉन्जुगेट बेस में से कौन सी ज्यादा स्टेबल है? ये ऊपर वाली कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस से स्टेबलाइज हुई है। मैजेंडा रंग में मौजूद इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हम इन्हें इधर ला सकते हैं ताकि डबल बॉन्ड बन जाए। अब हम इन हरे रंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को इधर लाते हैं और ऑक्सीजन पर लगा देंगे। जब हम अपना रिंग बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा और इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स के 3 लोन पेयर होंगे, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर -1 फॉर्मल चार्ज होगा। मैजेंडा रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और हरे रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर चले जाएंगे, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। याद रहे कि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इसलिए ऑक्सीजन के पास इस नेगेटिव चार्ज को रखने की सलाहियत ज्यादा है बामुकाबला इस वाले कार्बन के। तो ये दाएं जाने वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर ओवरऑल हाइब्रिड में ज्यादा हिस्सादार है और हमारी कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, और ये इस नीचे वाली कॉन्जुगेट बेस के बरअक्स है। इस कार्बन पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इस नीले रंग वाले कार्बन से लोकलाइज्ड है। हम कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बना सकते और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं दिखा सकते। इसका मतलब ये है कि कॉन्जुगेट बेस इतनी स्टेबल नहीं है जितनी हमने बनाई है, और इसका मतलब ये है कि हमें अपना जवाब मिल गया है कि ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन वो है जिसकी कॉन्जुगेट बेस की रेजोनेंस स्टेबलाइज हो। तो ये प्रोटॉन हमारा एसिडिक प्रोटॉन है।